हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग अभी उपस्थित हैं, बिहार स्पेशल का क्लास है और ये हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सुमागधी के नाम से किस नदी को हम लोग जानते हैं। क्या इस नदी का नाम निरंजना है, या इस नदी को हम लोग कोसी कहते हैं, या शुमागधी को सकरी भी कहा जाता है, या शुमागधी को सोन नदी भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन में हमें ये चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सुमागधी के नाम से सकरी नदी को हम लोग जानते हैं, सकरी नदी है ना, ये हो जाएगा सकरी नदी। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि आप देखिएगा बिहार के नदी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अफवाह तंत्र जो है, चाहे भारत का अफवाह तंत्र हो या भारत बिहार की अफवाह तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है। लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है। क्या यह घाघरा नदी है, क्या यह सोन नदी हो जाएगा जिसको लखनदेई और करनाली के नाम से जानते हैं, या इस नदी को गंडक नदी कहते हैं, या इस नदी को सकरी नदी कहते हैं, है ना। तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं घाघरा नदी को। घाघरा नदी को लखनदेई नदी या करनाली के नाम से भी जाना जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया। क्या पूछता, इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में पूछता है कि किस नदी पर किया गया। क्या गंगा नदी पर इसका निर्माण हुआ, क्या इस बैराज का निर्माण बागमती नदी पर हुआ, या कोसी नदी पर हुआ, या सोन नदी पर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और ये सोन नदी पर बैराज का निर्माण किया गया, है ना, सोन नदी पर इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ना। भारत का सिराज किस नगर को हम लोग कहते हैं, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। क्या जौनपुर को कहा जाता है, क्या हैदराबाद को कहा जाता है, या अहमदनगर को कहते हैं, या हम लोग बिहार शरीफ को कहते हैं, किसे कहते हैं। 4 नंबर देखिएगा तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। भारत का सिराज किसको, जौनपुर को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक हो जाएगा, है ना। कहता है कि मिथिला शैली में बताइए मछली की आकृति जो बनाई जाती है मिथिला शैली में किसका प्रतीक है। क्या यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, क्या यह कामोत्तेजना का प्रतीक है, या यह शक्ति का प्रतीक है, या यह वंश वृद्धि का प्रतीक हो जाएगा। किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कामोत्तेजना का यह प्रतीक हो जाता है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। कहता है कि अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बिहार के किस अभिनेता की पुत्री हैं, और ये सब कोई जानता है। शेखर सुमन की, या कुणाल की, या शत्रुघ्न सिन्हा की, या ये प्रकाश सिन्हा की। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा की ये पुत्री हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ किस अभिलेख में वर्णित किया गया है। कौन सा, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख जो है हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो क्या यह भाबरू का अभिलेख हो जाएगा, क्या यह कलिंग का अभिलेख हो जाएगा, या यह जौनपुर का अभिलेख हो जाएगा, या यह जूनागढ़ का अभिलेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमें आंसर बताना है, और बहुत ही VVI है। जब हम VVI आपको बताएं तो समझिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर डी हो जाएगा, जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों में किस अभिलेख में वर्णित किया गया, तो इसी जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अशोक को बुद्ध शाक्य, है ना, अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है।
बुद्ध शाक किस अभिलेख में कहा गया है? क्या इसको बैराट अभिलेख में कहा गया? क्या इन्हें माशकी अभिलेख में ये बात कही गई? क्या जूनागढ़ के अभिलेख में ये बात कहा गया बुद्ध शाक, या अमरावती के अभिलेख में ये बुद्ध शाक कहा गया है? तो किस अभिलेख में कहा गया है? तो याद रखिएगा, मास्की के अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक के नाम से, है ना, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे, 8 नंबर है और यहाँ पे 9 नंबर से हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है, कहता है कि अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया? प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया? क्या इसे भाब्रू अभिलेख में कहा गया, या इनको मास्की अभिलेख में कहा गया, या लौरिया अरेराज के अभिलेख में कहा गया, या गुर्जर अभिलेख में कहा गया? तो यहाँ पे 9 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है ना, भाब्री अभिलेख में। नेक्स्ट हमारा सवाल है 10 नंबर, यहाँ पे कहता है कि पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया है ना? पार्श्वनाथ ने गृह त्याग, घर को त्याग किस उम्र में उन्होंने किया था? क्या 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर को त्याग किया? क्या उन्होंने 28 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा? क्या उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, घर को उन्होंने त्याग दिया? क्या 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना मोह माया छोड़ करके घर को छोड़ दिया? कब छोड़ा, किस अवस्था में छोड़ा? तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, 30 वर्ष की अवस्था में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस वर्ष अवस्था में किया? तो ये अवस्था 30 वर्ष हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, राज्यपाल राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है ना? कहता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? क्या यह अनुच्छेद 350 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात करता है, या यह 352 के अंतर्गत ये सिफारिश कर सकता है, या अनुच्छेद 354 के तहत यह सिफारिश कर सकता है ना, या अनुच्छेद 356 के तहत यह सिफारिश कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के कम से कम 1 से 50 तक अनुच्छेद अगर याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 356 के अंतर्गत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर सवाल, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है ना? अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, या अनुच्छेद 354 के तहत किया जाता है, या अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है, या अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है? 12 नंबर, है ना। क्या कहता है यहाँ पे? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 352 आर्टिकल के तहत, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर सवाल, है ना। यहाँ पर कहता है कि किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया? तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया, है ना। कहता है कि किस ग्रंथ का संकलन बताइए कि तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया? क्या सुत्त पिटक का रचना हुआ, या विनय पिटक का रचना हुआ, या अभिधम पिटक की रचना हुई, या ABC तीनों हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? 13 नंबर। तो 13 नंबर देखिए, अभिधम पिटक की रचना होती है यहाँ पर, है ना, तृतीय बौद्ध संहिता में। तृतीय बौद्ध संहिता अशोक सम्राट के समय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष, है ना, यहाँ पे मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और इसी समय इसी, है ना, बौद्ध संहिता में त्रिपिटक में अभिधम पिटक की रचना की जाती है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में है? नियम कहता है, बौद्ध ग्रंथ के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? क्या विनय पिटक में इसका वर्णन मिलता है? क्या भगवती सूत्र में बौद्ध धर्म के नियमों का चर्चा किया गया है?
या खुद्दक निकाय में इसका वर्णन मिलता है, या हमें जातक कथा में इसका वर्णन मिलता है, तो कहाँ पे वर्णन मिलता है ना? विनय पिटक, तो विनय पिटक में इसका वर्णन मिलता है, विनय पिटक में, है ना? विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया और सुत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया। तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था उपाली और आनंद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या पूछता है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में मिलता है? क्या इसका वर्णन हमें सूत पिटक में मिलता है, या इसका वर्णन अभिधम पिटक में मिलता है, या इसका वर्णन हमें विनय पिटक में मिलता है, या भगवती सूत्र में मिलता है इसका वर्णन, है ना? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किसमें इसका वर्णन मिलता है ना? तो क्या हो गया? दार्शनिक व्याख्या अभिधम पिटक में इसका वर्णन मिलता है। 15 नंबर सवाल, है ना? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे हम लोग 16 नंबर, और ये कहता है कि पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? पहली बार महाजनपदों की जानकारी जो है हमें किस ग्रंथों में मिलती है? 16 महाजनपदों को हमें पढ़ना है, और 16 महाजनपदों में, है ना, 3 महाजनपद जो बिहार में है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? क्या जातक कथा में इसकी जानकारी मिलती है? क्या अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है, या भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है, या इसकी जानकारी बी और सी दोनों में मिलती है ना? बी और सी दोनों में मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाता है। अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 17 नंबर, चलिए, कहता है बिहार का कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? बिहार का कालिदास किसको कहते हैं, है ना? बिहार के कालिदास के नाम से, है ना, कौन प्रसिद्ध हैं? क्या विद्यापति को कहते हैं हम लोग? क्या भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, या मंडन मिश्र को कहा जाता है, या रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है ना? बिहार का कालिदास किसको हम लोग कहते हैं? तो बिहार के कालिदास के नाम से भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध है। भिखारी ठाकुर जिन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है विदेशिया, है ना, जिसका नाम है विदेशिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर। चलिए, और 18 नंबर ये सवाल हो जाएगा आपका, बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट है यार, बिहार के सूबेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था, है ना? किसके समय में? बहलोल लोधी के समय में उन्होंने किया, या यहाँ पे सिकंदर लोधी के समय में उन्होंने विद्रोह किया, या इब्राहिम लोधी के समय में विद्रोह किया, या यहाँ पे अहमद लोधी के समय में विद्रोह किया? तो किसके समय में विद्रोह किया? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी के समय में विद्रोह हुआ है। इब्राहिम लोधी के समय में विद्रोह किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है ना? किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों, किस, है ना, लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? क्या जूनागढ़ अभिलेख से इसका पता चलता है? क्या हमें ये लौरिया अरेराज के लेख से हमें पता चलता है, या हमें बैराट लेख से इसका आभास होता है, या हमें ये गिरनार लेख से पता चलता है ना? किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और, है ना, पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो यहाँ पर आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो है ना, गिरनार लेख हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और लास्ट प्रश्न है हमारा, है ना, राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है ना? प्रश्न को समझिए, कहता है कि राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? क्या मुख्यमंत्री के सलाह से करता है, या मंत्रिपरिषद की सलाह से यह करता है, या यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष की सलाह से करता है, या ABC तीनों के, है ना,
तीनों की सलाह से, है ना, ये काम करता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।